हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल विशेष ग्रुप ऑफ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बोरिंग टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आए हैं, जिसमें कि सभी प्रश्न बहुविकल्पीय टाइप के होंगे। बहुविकल्पीय का मतलब होता है कि एक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे और सही विकल्प को आपको चुनकर आपको सही जवाब देना है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि एक एक वीडियो जब इस पर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके यूट्यूब पर मिल सके। आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, साधारण कैलीपर किस धातु के बनाए जाते हैं? तो देखिए, हमने आपको पिछला सेशन जब कराया था तो बिंदुवार हमने आपको ये सभी बिंदु करा दिए थे, सभी पॉइंट को हमने आपको समझा दिया था कि साधारण कैलीपर हो या माइक्रोमीटर हो, ये किस धातु के बनाए जाते हैं। तो देखिए, यदि आपने वो वीडियो देखा है तो आप इस क्वेश्चन का बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है टूल स्टील, दूसरा है हाई कार्बन स्टील, तीसरा है माइल्ड स्टील, चौथा है ये सभी। तो देखिए, साधारण कैलीपर किस धातु के बनाए जाते हैं? टूल स्टील के नहीं बनाए जाते, हाई कार्बन स्टील के भी नहीं बनाए जाते, ये आपके माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। ये वाला आंसर इसका बिल्कुल सही है। किस धातु के बनाए जाते हैं? माइल्ड स्टील के। ये आंसर इसका बिल्कुल सही है, माइल्ड स्टील के। और इनके जो पॉइंट होते हैं वह केस हार्ड होते हैं। देखिए, केस हार्ड करने की जो शर्त है वो ये है कि जो धातुएं नरम होती हैं, जो स्टील नरम होती है, यानी जो लो कार्बन स्टील होती है, जिसमें कि कार्बन की मात्रा 0.15% से लेकर 0.25% तक होती है, तो उसे आप हार्ड नहीं कर सकते, उसे केवल केस हार्ड किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो साधारण कैलीपर बनाए जाते हैं वो माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं और उन्हें हार्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनमें कार्बन की मात्रा 0.25% से कम होती है। कितने? इससे कम होती है। और जब कार्बन की मात्रा 0.25% से कम होती है तब हम वहाँ पर क्या करते हैं? केस हार्डनिंग करते हैं। केस हार्ड, उसको हम हार्ड नहीं करते। याद रखिएगा, माइल्ड स्टील की केस हार्डनिंग होती है, हार्डनिंग नहीं होती है। और उसके लिए शर्त क्या है कि कार्बन की मात्रा 0.25% से कम होती है, तब हम उसको केस हार्ड करते हैं। तो यहाँ पर साधारण कैलीपर माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं और माइल्ड स्टील के बनाने के बाद में उसके जो पॉइंट होते हैं उन्हें हम केस हार्ड कर देते हैं। क्या करते हैं? केस हार्ड कर देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, साधारण कैलीपर का साइज लिया जाता है। तो देखिए, ये बिंदु भी हमने आपको पढ़ाया था। साधारण कैलीपर का साइज लिया जाता है। ऑप्शन 1 देखेंगे। ऑप्शन 1 है इनकी टांगों की लंबाई से, दूसरा ऑप्शन एक सिरे से दूसरे सिरे तक की लंबाई से, तीसरा ऑप्शन रिवेट या कील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, साधारण कैलीपर का साइज इनकी टांगों की लंबाई से नहीं लिया जाता, एक सिरे से दूसरे सिरे तक की लंबाई से भी नहीं लिया जाता, रिवेट या कील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक, ये वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। रिवेट या कील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक, ये वाला आंसर इसमें बिल्कुल सही है। ये वाला रिवेट या कील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक साधारण कैलीपर का साइज लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जेनी कैलीपर का दूसरा नाम क्या है? तो जेनी कैलीपर का दूसरा नाम, ऑप्शन 1 देखेंगे ट्रांसफर कैलीपर, ऑप्शन 2 हर्मोफ्रोडाइट कैलीपर, या ऑप्शन 3 मार्किंग कैलीपर, या ऑप्शन 4 ये सभी। तो देखिए, जेनी कैलीपर का ट्रांसफर कैलीपर नाम नहीं होता है और मार्किंग कैलीपर भी नाम नहीं होता है, और ये सभी ऑप्शन भी नहीं हैं, क्योंकि जेनी कैलीपर का जो नाम है वो होता है हर्मोफ्रोडाइट कैलीपर। ये वाला ऑप्शन इसमें दूसरा बिल्कुल सही है, बाकी सभी ऑप्शन इसमें गलत हैं, क्योंकि जेनी कैलीपर का दूसरा नाम हर्मोफ्रोडाइट कैलीपर और ऑड लेग कैलीपर होता है। जेनी कैलीपर के कितने नाम होते हैं? हर्मोफ्रोडाइट कैलीपर और ऑड लेग कैलीपर को ही हम जेनी कैलीपर भी कहते हैं। माइक्रोमीटर किस धातु के बनाए जाते हैं? ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है इनवार स्टील, दूसरा ऑप्शन टूल स्टील, तीसरा ऑप्शन हाई कार्बन स्टील और चौथा ऑप्शन अलॉय स्टील। तो देखिए,
माइक्रोमीटर एलॉय स्टील के नहीं बनाए जाते और हाई कार्बन स्टील के भी नहीं बनाए जाते, टूल स्टील के भी नहीं बनाए जाते। तो देखिए माइक्रोमीटर किस धातु के बनाए जाते हैं? इनवार स्टील के। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनवार स्टील के माइक्रोमीटर किस धातु के बनाए जाते हैं? इनवार स्टील के, क्योंकि इनवार स्टील बहुत ही मजबूत होती है। इनवार स्टील बहुत ही कठोर धातु होती है और इसमें ना तो जंग लगने का खतरा होता है और ना ही अधिक जल्दी घिसने का खतरा होता है, क्योंकि यह बहुत ही मजबूत होती है और एकदम से सफ़ेद चमकने वाली धातु होती है। इसीलिए माइक्रोमीटर इनवार स्टील के बनाए जाते हैं, क्योंकि यह क्षयरोधी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टैंडर्ड स्टील रूल किस धातु की बनाई जाती है? पहला ऑप्शन है माइल्ड स्टील, दूसरा ऑप्शन स्टेनलेस स्टील, तीसरा ऑप्शन अलॉय स्टील और चौथा ऑप्शन हाई कार्बन स्टील। तो देखिए स्टैंडर्ड स्टील रूल, आपने 12 इंची का पैमाना देखा होगा। देखिए ये होता है स्टैंडर्ड स्टील रूल। तो इसके बारे में पूछा गया है कि ये किस धातु की बनाई जाती है। ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है माइल्ड स्टील। तो देखिए ये माइल्ड स्टील की नहीं बनाई जाती है, तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्टेनलेस स्टील की बनाई जाती है, एलॉय स्टील की भी नहीं बनाई जाती और हाई कार्बन स्टील की भी नहीं बनाई जाती। तो दूसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। स्टैंडर्ड स्टील रूल स्टेनलेस स्टील की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? स्टेनलेस स्टील की। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काम करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है कार्यस्थल से भाग जाना चाहिए, यानी कि कहीं पे दुर्घटना हो गई है तो आप वहाँ से भाग जाइए। क्या ये ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन सही नहीं है, गलत है, क्योंकि दुर्घटना वाले स्थान से भाग जाओगे तो वहाँ पर देखरेख कौन करेगा, वहाँ पर लोगों की मदद कौन करेगा। दूसरा ऑप्शन है दुर्घटना स्थल पर भीड़ लगाकर खड़े हो जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल गलत है, क्योंकि भीड़ लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है कि भीड़ लगाकर आप खड़े हो जाएं। हाँ इतना है कि आप वहाँ खड़े न होकर उन लोगों की मदद कर सकते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन देखेंगे, दुर्घटना की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दुर्घटना की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। काम करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो उस दुर्घटना की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है डाई बनाने के लिए, दूसरा ऑप्शन चाबी घाट बनाने के लिए, तीसरा ऑप्शन पैटर्न बनाने के लिए और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी के लिए। तो देखिए इनमें से पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल गलत है, क्योंकि श्रिंक रूल का प्रयोग डाई बनाने के लिए नहीं किया जाता है और चाबी घाट बनाने के लिए भी नहीं किया जाता है, इसलिए ऑप्शन दूसरा भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है पैटर्न बनाने के लिए। तो देखिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, पैटर्न बनाने के लिए श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से बड़ा होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 1/10 इंच से 7/16 इंच प्रति फुट। दूसरा ऑप्शन है 1/4 इंच से 3/8 इंच प्रति फुट। तीसरा ऑप्शन है 1/8 इंच से 1/4 इंच प्रति फुट। तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर 1/10 इंच से 7/16 इंच प्रति फुट, ये यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि दूसरा वाला ऑप्शन 1/4 इंच से 3/8 इंच प्रति फुट ये यहाँ पर गलत है। और तीसरा ऑप्शन 1/8 इंच से 1/4 इंच प्रति फुट ये भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से कितना बड़ा होता है? 1/10 इंच से 7/16 इंच प्रति फुट। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है ये वाला ऑप्शन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कारखानों में बिजली की तारों को लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो देखिए कारखाने में बिजली की तारें होती हैं और उन तारों में जब आग लग जाती है तो उस आग को बुझाने के लिए हम किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, यही प्रश्न है।
देखिए पहला विकल्प है पानी का प्रयोग करेंगे, दूसरा विकल्प है रेत या मिट्टी का प्रयोग करेंगे, और तीसरा ऑप्शन है CTC फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे, और चौथा ऑप्शन है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब बिजली की तारों में आग लग जाती है, स्पार्किंग के द्वारा जब आग लगती है, तो वहाँ पर हम पानी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आग और बढ़ेगी। इससे क्या होगा, क्योंकि आपको पता होगा पानी जो होता है या विद्युत का सुचालक होता है, इसीलिए पानी को हम बिजली की तारों पर कभी नहीं डालते। उससे और अधिक आग जलती है और अधिक शॉर्ट सर्किट होता है और व्यक्तियों को भी नुकसान होने का, यानी कि उनको भी क्षति होने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए बिजली के द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं। बिजली की तारों पर हम पानी कभी नहीं डालते हैं। दूसरा है रेत या मिट्टी। तो देखो इसका प्रयोग भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि बिजली की तारों पर जब आग लगी होती है तो वहाँ पर रेत और मिट्टी डालते हैं तो वह कांच के जैसी बन जाती है, लेकिन आग नहीं बुझती है। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं CTC फायर एक्सटिंग्विशर। इसका दूसरा नाम होता है हेलन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। क्या नाम है इसका? हेलन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। और इसका एक और नाम है, वो होता है आपका ब्रोमोक्लोराइड फ्लोरो मशीन, यानी कि BCF मशीन। इसका एक और नाम क्या है? BCF मशीन। और एक नाम और है इसका हेलन फायर एक्सटिंग्विशर। इसके दो नाम हैं, तो इसी का प्रयोग इसमें किया जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट है, CTC फायर एक्सटिंग्विशर या BCF मशीन या फिर हेलन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो बिजली के द्वारा जब आग लगती है, बिजली की तारों में जब आग लगती है, तो वहाँ पर हम किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे? हेलन टाइप या CTC फायर एक्सटिंग्विशर, या फिर एक नाम और होता है इसका BCF मशीन। BCF मशीन का पूरा नाम होता है ब्रोमोक्लोराइड फ्लोरो मशीन, और CTC का पूरा नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तेल से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो देखिए तेल के द्वारा जब आग लगती है तो उसे बुझाने के लिए हम पानी का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि यदि हम तेल के द्वारा जब आग लगती है और उसमें हम पानी डाल देते हैं तो पानी नीचे रहता है और तेल ऊपर आ जाता है, तो आग इससे नहीं बुझती है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं CTC फायर एक्सटिंग्विशर। इसका प्रयोग भी नहीं करेंगे, क्योंकि यह विद्युत के द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है फोम फायर एक्सटिंग्विशर। तो देखिए इसी का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, यानी कि इसमें भी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग तेल से लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पर एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि आग जो होती है यह 4 प्रकार की होती है। आग कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। सबसे पहली जो आग होती है ये होती है लकड़ी के द्वारा आग। ठीक है, ये किसके द्वारा लगती है? लकड़ी के द्वारा। दूसरी होती है हमारी तेल के द्वारा आग, और तीसरी होती है गैस के द्वारा आग, और चौथी होती है विद्युत के द्वारा आग। तो देखिए ये लकड़ी के द्वारा जो आग होती है इसको क्लास ए में रखा जाता है, और ये क्लास बी होती है। तेल के द्वारा आग कौन सी होती है? क्लास बी फायर होती है। और गैस के द्वारा जो आग लगती है उसको हम क्लास सी फायर कहते हैं, और विद्युत के द्वारा जो आग लगती है इसको हम क्लास डी में रखते हैं, क्लास डी फायर। ठीक है, समझ में आ गया? आग जो होती है 4 प्रकार की होती है। एक लकड़ी के द्वारा आग, दूसरी होती है तेल के द्वारा आग, और तीसरी गैस के द्वारा आग, और चौथी होती है विद्युत के द्वारा आग। तो इनके जो क्लास हैं वो भी लकड़ी वाली आग को क्लास ए में रखते हैं, और तेल के द्वारा लगी आग को क्लास बी में रखते हैं, गैस के द्वारा लगी आग को क्लास सी में रखते हैं,
और विद्युत के द्वारा लगी आग को क्लास डी में रखते हैं। तो देखिए, लकड़ी के द्वारा जब आग लगती है तो इसके लिए किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग किया जाता है? CO2 टाइप। कौन सा? CO2 टाइप, याद रखिए। और तेल के द्वारा जब आग लगती है तो इसके लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग किया जाता है? फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। और गैस के द्वारा जब आग लगती है तो इसके लिए ड्राई पाउडर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग किया जाता है। और विद्युत के द्वारा जब आग लगती है तो इसके लिए CTC फायर एक्सटिंग्विशर या हेलन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, या फिर ये वाली जो मशीन है BCF मशीन, इसका पूरा नाम होता है, यहाँ पर देखिए, ब्रोमोक्लोराइड फ्लोरो मशीन, ये इसका पूरा नाम है। तो हमने आपको आग बताई, उसके प्रकार बताए कि किस ग्रुप में कौन सी आग रखी जाती है और किसे बुझाने के लिए किस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, लकड़ी के द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। तेल के द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। और गैस के द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। और विद्युत के द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए क्लास डी जो आग होती है इसको बुझाने के लिए हम CTC फायर एक्सटिंग्विशर या हेलन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर या फिर BCF जो मशीन होती है उसका प्रयोग करते हैं। यानी विद्युत के द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए CTC फायर एक्सटिंग्विशर, हेलन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर या फिर BCF मशीन, इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। तो देखिए, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ब्लेड की लंबाई और चौड़ाई से, दूसरा ऑप्शन स्टॉक की लंबाई से, तीसरा ऑप्शन स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ट्राई स्क्वायर का जो साइज लिया जाता है उसमें चेक करते हैं। पहला ऑप्शन ब्लेड की लंबाई और चौड़ाई से नहीं लिया जाता, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे स्टॉक की लंबाई से, ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है, यहाँ से भी इसका साइज नहीं लिया जाता। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है? स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जॉब चेक करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 90 डिग्री के कोण में, यानी ट्राई स्क्वायर का प्रयोग 90 डिग्री के कोण में जॉब को चेक करने के लिए किया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर देखिए सही है कि नहीं। दूसरा ऑप्शन है 45 डिग्री के कोण में, या फिर तीसरा ऑप्शन 60 डिग्री के कोण में, या फिर चौथा ऑप्शन है लंबाई में चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, कौन सा वाला ऑप्शन इसमें सही है, आप चेक करें। लंबाई में चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इससे कोणीय माप को मापा जाता है। किसी भी जॉब की अगर हम कोणीय माप लेते हैं, किसी भी जॉब के एंगल को चेक करते हैं, तब हम वहाँ पर ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, लंबाई में इसका प्रयोग नहीं किया जाता कभी भी, इसीलिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए 60 डिग्री के कोण में, तो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग 60 डिग्री के कोण में जॉब को चेक करने के लिए भी नहीं किया जाता, इसीलिए ये भी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 45 डिग्री के कोण में। तो देखिए, 45 डिग्री के कोण में भी किसी भी जॉब को चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल गलत है। पहला ऑप्शन देखते हैं 90 डिग्री के कोण में जॉब को चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जॉब को 90 डिग्री के एंगल में चेक करने के लिए किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आ गया? तो देखिए स्टूडेंट, आज का हमारा सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, गुड बाय।